हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं जैसे कि मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला और मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया क्या एसएससी जेई का मैकेनिकल का जनरल अवेयरनेस पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। हालत खस्ता हो गई मेरी कराते हुए, पूरी दम निकल गई इतने सारे पेपर्स को कराते हुए। और अब इसी होड़ में, इसी जोर में आपका भाई आपके लिए मैकेनिकल के 100 क्वेश्चंस के सेट पूरे लेकर आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जेई के एक बार में झटके में पूरा पेपर उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 101 क्वेश्चन से। व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी इस्टेब्लिश्ड फॉर अ लोअर पेयर। तो लोअर पेयर में कॉन्टैक्ट जो होता है वो किस टाइप का होता है? पॉइंट कॉन्टैक्ट, सरफेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट और नन ऑफ दीज। तो आपको जानना होगा कि अगर आपका जो पेयर है वो लोअर है तो हमेशा उसमें सरफेस कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, सरफेस कॉन्टैक्ट होगा। और अगर बात हो रही है हायर पेयर की तो हमेशा मिलेगा हमें पॉइंट कॉन्टैक्ट। इनके बीच में एक और देखो, जो कैम एंड फॉलोअर होता है, कैम एंड फॉलोअर होता है दैट फॉलोज आपका हायर पेयर। और आपकी जो टर्निंग पेयर वगैरह होते हैं दो लिंक्स के, वो आपके सरफेस लोअर पेयर में आते हैं, सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं। एक होता है जो आपकी बेल्ट एंड पुली होता है, दैट इज कॉल्ड अ रैपिंग पेयर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कंसिडर एज टाइप ऑफ अ हायर पेयर। तो आंसर होगा आपका सरफेस कॉन्टैक्ट, ठीक है। हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस। तो आपको याद रखना है कि अगर टोम की नज़र से बात की जा रही है और डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जा रहा है तो 6 होते हैं। कौन कौन से? एक्स वाई हो गया, है ना, वाई जेड हो गया, जेड एक्स हो गया। देखो क्या हो रहा है कि देखो 3 टाइप का ट्रांसलेशन और 3 टाइप का रोटेशनल, ठीक है, 3 टाइप का ट्रांसलेशन, 3 टाइप का रोटेशनल। अगर यही चीज़ प्रोडक्शन से चली जाए तो क्या होता है, देखो रोटेशनल एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो इस हिसाब से ट्रांसलेशन लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है। तो इस हिसाब से टोटल 12 निकल आते हैं। तो अगर इसमें नॉर्मली देखो ऑप्शन देखो 3, 4, 5, 6 दिया है ना, तो आंसर होगा 6। काइनामेटिक चेन इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ व्हेन, ठीक है। देखो काइनामेटिक मैकेनिज्म में जो होता है हमारा क्या होता है, एक जो लिंक होती है वो फिक्स होती है ना, और बाकी लिंक क्या होती है उससे कनेक्टेड होती है। तो उसमें एक लिंक को कहते हैं कपलर, एक को कहते हैं इनपुट लिंक, एक को कहते हैं आउटपुट लिंक और एक को कहते हैं फिक्स्ड लिंक, ठीक है दोस्तों। तो वन लिंक इज फिक्स्ड। आंसर इसमें मैच्ड है, पर मैं आपको हर आंसर का पूरी व्याख्यान करके बताऊंगा। When which of the following is true for a flywheel which is retarding। देखो क्या हो रहा है, रिटार्ड कर रहा है, मतलब धीमा हो रहा है। If T is the torque on the crankshaft at any instant and T mean is the resisting torque। T mean क्या है, resisting torque है ना। स्पीड ज़्यादा हो रही है तो उसको कम करने के लिए उसमें मदद करेगा, है ना। या टी मीन कह सकते हैं वो टॉर्क है जहाँ पर हमारा जो शाफ्ट या हमारा जो फ्लाई व्हील है वो अपने कंप्लीट टॉर्क से एक बैलेंस टॉर्क से घूमता रहेगा। तो अगर चीज़ रिटार्ड हो रही है तो हमेशा जो टी माइनस टी मीन होगा वो लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि टी मीन को ज़्यादा होना पड़ेगा टी से, तभी तो वो उसको रेस्ट पे लाने की कोशिश करेगा ना, है ना, इसलिए। Which term define the fluctuation of a speed of a flywheel in terms of linear speed। अगर लीनियर स्पीड की बात की जाए, है ना, और अगर देखो लीनियर स्पीड की बात हो रही है किसमें, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मतलब फ्लाईव्हील की बात हो रही है। तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होता है दैट इज नोन एज रेंज ऑफ स्पीड, रेंज ऑफ स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड, है ना। तो रेंज क्या होगा, हायर माइनस लोअर अपॉन एवरेज। तो v1 माइनस v2 इज रेंज और v1 प्लस v2 बाई 2 जो ऊपर चला गया 2 दैट इज एवरेज। तो ए इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ फॉर क्रीप इन द बेल्ट, मतलब क्रीप और क्रीप के लिए इन द बेल्ट ड्राइव सिस्टम फॉर सिग्मा 1 is being as the stress in tight side and sigma 2 being the stress on slack side and E is the young modulus of the belt material। तो देखिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द क्रीप बेल्ट का। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n1 अपॉन n2 बराबर d1 अपॉन d2 इंटू ई प्लस अंडर रूट सिग्मा 2 अपॉन अंडर रूट सिग्मा 1, ठीक है। तो ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चल लेंगे।
which kind of pair can attachment of a car mirror can be classified into rolling pair, sliding pair, spherical pair और screw pair। तो आपको पता होना चाहिए जो भी हमारा कार मिरर का जो अटैचमेंट होता है वो होता है आपका स्फेरिकल पेयर, ठीक है। नॉट, देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस इसलिए लगाया है कि वो स्फेरिकल बहुत जगह पे क्या होता है स्लाइडिंग दिया होता है, तो गलत है। हमारा जो पेयर होता है दैट इज स्फेरिकल, ठीक है। Which of the following can said to be equivalent with the frictional torque transmitted by a cone clutch, ठीक है। तो उसने मतलब क्या पूछा है, इक्विवेलेंट विद फ्रिक्शनल टॉर्क कैन बी ट्रांसमिटेड बाय अ कोन क्लच, है ना। तो किस टाइप की क्लच है वो, फ्लैट पिवट, फ्लैट कॉलर, कोनिकल पिवट और ट्रेपेजॉइडल पिवट बियरिंग। तो दैट इज नोन एज ट्रेपेजॉइडल आपकी पिवट बियरिंग, ठीक है। अब इसमें भी कई फंडे आते हैं, एक यूनिफॉर्म बियर थ्योरी आती है, यूनिफॉर्म आपकी प्रेशर थ्योरी आती है। अगर बात की जाए फ्लैट कॉलर बियरिंग की, तो ये जो बियरिंग होती है ये इक्वल होती है आपकी प्लेट क्लच या डिस्क क्लच के बराबर, प्लेट क्लच की तरह होती है, प्लेट क्लच या डिस्क, ठीक है। और जो ट्रेपेजॉइडल होती है वो आपकी होती है कोन की तरह होती है, बाय कोन लिखा है ना, कोन क्लच की तरह कौन सी है, तो ट्रेपेजॉइडल पिवट, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। Which following equation represents the frictional torque transmitted in a conical pivot bearing with the radius r of shaft and alpha as the semi angle of cone, ठीक है। अब सबसे बड़ी मिस्टेक की बात बताऊं, यहाँ पर हमें थ्योरी इज नॉट गिवन, मतलब हमें यहाँ पे ये बताया ही नहीं गया कि जो कोन क्लच की थ्योरी है वो अगर आपने प्रेशर के हिसाब से, यूनिफॉर्म प्रेशर के हिसाब से मानी है या यूनिफॉर्म बियर के हिसाब से मानी है। अगर आपको नहीं बताया जाए तो आप हमेशा यूनिफॉर्म बियर के हिसाब से ही मारेंगे। किसके हिसाब से, यूनिफॉर्म बियर। तो यूनिफॉर्म बियर के हिसाब से होता है 1/2 म्यू डब्ल्यू आर कॉसेक अल्फा। और अगर यूनिफॉर्म प्रेशर की बात की जाए यूपीटी के अकॉर्डिंग ये होता है, तो यू डब्ल्यू टी इज़ वेरी राइट, बिकॉज हम लोग क्लच जो होते हैं वो ओल्ड ही मानते हैं। हाउ द नॉर्मल पिच पी एन एंड एक्सियल पिच पी सी रिलेटेड टू अ हेलिकल गियर विथ हेलिक्स एंगल अल्फा, ठीक है। तो बात की जाए इनके बीच के फॉर्मूले की, है ना, अगर इनके बीच के फॉर्मूले की भी बात की जाए तो दैट इज नोन एज पी सी बराबर पी एन कॉज अल्फा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एक्सियल पिच क्या चीज़ होती है ना, एक्सियल पिच क्या होती है। तो एक्सियल पिच इट इज़ द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस बिटवीन सिमिलर फेस ऑफ एडजेसेंट टीथ, ठीक है। तो वैसे तो मानो तो इसमें इतना ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है ना। आप लोग फॉर्मूला याद रखो, एसएससी के हिसाब से फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ट्रेन वैल्यू ऑफ गियर ट्रेन। तो अगर बात की जाए ट्रेन वैल्यू की, दैट इज नोन एज स्पीड ऑफ ड्रिवन अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर। अगर यहाँ पे क्या बोला, ट्रेन वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जो आपकी स्पीड रेशियो होता है उनके होता है। तो आपका स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन। What will be the change in vertical height of a watt governor when the speed is decreased from 50 rpm to 25 rpm? मतलब वर्टिकल हाइट में कितना गिरावट होगा अगर क्या किया जाए, हम अपनी स्पीड को 50 आरपीएम से 25 आरपीएम करते हैं। तो देखो वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला होता है वॉट गवर्नर की ये 895/n², है ना। तो h बराबर क्या रखोगे, 895 अपॉन 50 इंटू, देखो 50 आरपीएम है ना, तो 50/60, ठीक है, 50/60 है ना का स्क्वायर। फिर माइनस भी करोगे आप 895/25 अपॉन 60 का स्क्वायर। तो जब इसको निकालोगे आप तो आएगा 1.074, है ना, आंसर आएगा आपका 1.074। चलिए,
हाउ इज सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी रिलेटेड टू द गवर्नर। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो सेंसिटिविटी होती है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है से स्टेबिलिटी की। देखो, अगर हमारा गवर्नर स्टेबल है तो वो कम सेंसिटिव होता है, और अगर ज़्यादा सेंसिटिव है तो क्या होता है कि हंटिंग भी होने लगती है समटाइम्स, तो वो अनस्टेबल हो जाता है हंटिंग के टाइम पे। तो ज़्यादा सेंसिटिव होना, पर सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हमें इन दोनों चीज़ों को गवर्नर के अंदर बैलेंस करना चाहिए। कई बार क्या होता है, स्टेबल के चक्कर में हम लोग सेंसिटिविटी को ध्यान नहीं देते और सही टाइम पे हमारा जो गवर्नर होता है वो सही सेंस नहीं कर पाता है। ठीक है, 114 की तरफ बढ़ेंगे। विच रेशियो डिफाइंस द हाइट ऑफ अ वॉट गवर्नर टू दैट ऑफ the porter governor for equal arm and link lengths, where m is the mass of the wall and capital M is the mass of the sleeve। ठीक है, क्या कह रहा है, हमें रेशियो बताना है किसका, वॉट गवर्नर की हाइट का और पोर्टर गवर्नर, है ना, फॉर इक्वल आर्म और लिंक लेंथ। अगर हाइट की बात की जाए, है ना, और लिंक लेंथ सब इक्वल मानी जाए, तो देखो वॉट गवर्नर के जो फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है आफ्टर दैट 895/n², और आपका पोर्टर के लिए निकलता है h बराबर स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू 895/n²। ये h1 h2 दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, आपका क्या निकल कर आएगा, स्मॉल m अपॉन m प्लस बड़ा M। ठीक है, तो ये आंसर निकल आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैम फॉलोअर हैज़ द हाइएस्ट वियर रेट। तो सबसे ज़्यादा वियर रेट किसका होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि नाइफ एज फॉलोअर, रोलर फॉलोअर, फ्लैट फेस फॉलोअर और स्फेरिकल फिस्ट फॉलोअर में सबसे बड़ा जो वियर रेट होता है वो नाइफ एज का होता है। ठीक है, रोलर फॉलोअर का साइज़ बहुत बड़ा होता है, साइज़। फ्लैट फेस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रेसेस, सरफेस स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, सरफेस स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, when the friction comes into the action between the two running parts of a machine, it results in the production of। अगर हमारी दो सरफेस से जो फ्रिक्शन है और वो आपस में रगड़ती हैं तो उससे क्या होता है, लाइट, ऑयल, एनर्जी और हीट। तो उससे सबसे ज़्यादा हीट का जनरेशन होता है। किस चीज़ का जनरेशन होता है, हीट का जनरेशन होता है। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को 2018 का सेट 1 का पेपर बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, मैं आपके लिए चिंता मत करिए, सारे के सारे कंप्लीट 2019 तक के पेपर लेकर आऊँगा। When the position of the body is either in rest or in uniform velocity, then the body is said to be in the। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि अगर जो बॉडी की पोजीशन है या तो रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, तो हमारी बॉडी कैसी मानी जाएगी, रेस्ट में, यूनिफॉर्म मोशन में, रोटेशन मोशन में या इक्विलिब्रियम में। तो हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम में माना जाता है। यही डेफिनेशन ही है पूरी की पूरी। द बीम विच हैज़ वन डैश एंड एंड अदर डैश एंड इज नोन एज कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम दिखने में कैसी होती है, इस टाइप की होती है। तो उसका वन एंड फिक्स्ड है और वन एंड फ्री है, तो फिक्स्ड एंड फ्री। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इफ द पॉइसन रेशियो इज 0.25 एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द मटेरियल 200 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है E बराबर 2 × G + 1 + μ। तो E बराबर क्या है, 300/2 × 1.25। ठीक है, तो जब निकालोगे तो C बराबर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द हुक्स लॉ। देखिए, हुक्स लॉ के लिए सही ऑप्शन निकालना है। तो हुक्स लॉ में क्या होता है, जो सिग्मा होता है दैट इज इक्वल टू E एप्सिलॉन, है ना, या हुक्स लॉ का अगर वो बनाओ प्रोपोर्शनल लिमिट से तो कर्व ऐसा होता है, ये सिग्मा ये एप्सिलॉन। तो सिग्मा प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन के। अगर इस लाइन, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग चलो, y बराबर mx के, ये y बराबर x की लाइन है ना, तो सिग्मा बराबर सिग्मा प्रोपोर्शनल टू x,
सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन हो जाएगा। तो बी इज़ द आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ स्टील रॉड हुज डायामीटर इज 2 सेंटीमीटर, डाया कितना दिया है 2 सेंटीमीटर का, एंड इज 2 मीटर लॉन्ग, लेंथ दी है 2 मीटर, एक्सपीरियंस हीटिंग ऑफ टेम्परेचर 30 डिग्री सी टू द 150, मतलब क्या हो रहा है, डेल्टा टी कितना दिया है 130, 150 माइनस 30 120 सॉरी। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन इज 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6, अल्फा बराबर 12 इंटू 10 की माइनस 6, यंग मॉडुलस 200, यंग मॉडुलस दे दिया इन लोगों ने ई। ठीक है, इफ द रोड हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, देन द थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड, वो कह रहा है कि अगर रॉड को उसी की ओरिजिनल पोजीशन पे रोक दिया जाए तो उसमें स्ट्रेस क्या आ जाएगी। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है आपका अल्फा डेल्टा टी, है ना, अल्फा देखो आपका एप्सिलॉन होता है आपका अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, है ना, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, आपका ये आ जाएगी थर्मल स्ट्रेस। तो अल्फा की वैल्यू 12 इंटू 10 की पावर माइनस 120, ये आ जाएगा आपका 200। सिग्मा डायरेक्ट निकालो, आपका आंसर निकल के आएगा 288 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। द कंडीशन फॉर द थर्मल स्ट्रेस इन अ बॉडी आर गिवन बिलो, अगर हमें थर्मल स्ट्रेसेस के लिए कंडीशन निकालनी है तो इनमें से कौन सी होंगी। इट इज़ द फंक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, ठीक है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर राइज, इट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी। तो अगर देखो थर्मल स्ट्रेस की बात हो रही तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया सिग्मा बराबर अल्फा डेल्टा टी ई, और तीनों ही चीज़ का डिस्कशन ABC में किया गया है, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इफ द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज इन द 3 डायमेंशन, ठीक है, अगर जो स्ट्रेस हो रहा है वो तीनों डायमेंशन है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द स्ट्रेस टेंसर इज रिक्वायर्ड। देखो अगर स्ट्रेस टेंसर बनाया जाए तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड 3 जगह आएगा, इधर आएगा टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड, इधर आएगा टाउ वाई एक्स टाउ वाई जेड, इधर आएगा टाउ जेड एक्स टाउ जेड वाई और सिग्मा जेड, ये पूरा स्ट्रेस टेंसर बनेगा। तो कितने पॉइंट्स आ गए इसमें, 9 आ गए। पूरा अगर तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाई जाए तो टोटल 3x3 की मैट्रिक्स बनती है, यानी टोटल के 9 कंपोनेंट्स निकल कर आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, इफ द इक्विवेलेंट टॉर्क इन अ शाफ्ट इज 500 न्यूटन मीटर, बेंडिंग मोमेंट इज 300 न्यूटन मीटर, सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्वायर्ड टॉर्क एंड इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो अगर आपको टॉर्क इक्विवेलेंट निकालना हो दैट इज कम आउट टू √m² प्लस t², ठीक है, और मोमेंट इक्विवेलेंट निकालना हो दैट इज इक्वल टू 1/2 m प्लस √m² प्लस t²। ठीक है, दोनों फॉर्मूले पता चल गए। यहाँ पर t की वैल्यू है ये 500, m की वैल्यू है 300, है तो 2500 900, है ना, कितना निकला है 3600। ठीक है, चलिए, एक तो यहाँ से डायरेक्ट निकल आया आपका, है ना, चलिए सही है ना, √m², ये आपका 500 है, ये 600 है, 2500 नहीं 2500 4 और 3 3 का 9, 5 9 5 14 की 4 से लगी 2 1 34,000 आ गया ये तो, ठीक है। और सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे, सॉरी इक्विवेलेंट तो दिया ही हुआ है ना यार, सॉरी दोस्तों, इक्विवेलेंट तो दिया ही हुआ है, टी इक्विवेलेंट दिया है अगर 500 तो 500 यहाँ आएगा √m² प्लस t², ठीक है। तो m कितना दिया है 300 दिया है, तो यहाँ 300 रखा है ना, तो t निकल आया आपका 400, अब t निकल आया तो ½ ठीक है, ½ m प्लस √m² प्लस t² से आप इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो, दैट इज कम, ये अगर निकालोगे तो आएगा ½
आपका इधर से कितना हो गया 300 प्लस अंडर रूट, आपका इधर कितना हो गया 300 प्लस 400 का स्क्वायर, मतलब 500 निकल आएगा। यहाँ से 500, यहाँ से डिवाइड के 400, मतलब दोनों ही 400 400 निकल आए। ठीक है, 400 एंड 400। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे हो आप कितने ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे 2018 के सेट 1 में। What will be the change in length of a steel bar having a square cross section of a dimension 40 into 40 which is subjected to an axial compressive load of 250 kilonewton if the length of the bar is 4 meter and modulus of elasticity E बराबर 250 GPa। तो पूछ रहा है चेंज इन लेंथ बताओ, चेंज इन लेंथ। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा L बराबर PL बाई AE। P इज द लोड, L इज द ओरिजिनल लेंथ, A इज द एरिया एंड E इज द यंग मॉडुलस। तो E की वैल्यू हो जाएगी 250। किसी एक डायमेंशन में रखो, या तो mm में रख लो सब कुछ, तो mm में रख लो क्योंकि mm में ही आंसर पूछा है। तो P आ गया आपका 250 इंटू 10 की पावर 3। L आ गया आपका व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ पूछा है इन्होंने, L दिया 4 इंटू 10 की पावर 3। एरिया जाएगा 40 इंटू 40 और इधर आ जाएगा आपका 250 इंटू 10 टू की पावर 3 क्योंकि न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा आपका मेगा पास्कल, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे ना देन योर आंसर कम आउट टू विल बी 2.5 mm। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ इलोंगेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड हैविंग लेंथ L ड्यू टू द सेल्फ वेट। तो आपको याद रखना है ड्यू टू द सेल्फ वेट जो फॉर्मूला होता है वो होता है WL/2AE और जो W होता है वो होता है गामा AL/2E। समझ गए? ठीक है, बस तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, W की वैल्यू क्या आ गई, इतनी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। Consider the loaded beam as shown in a figure below that determine the portion of the beam which is subjected to the pure bending। है ना, वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा पॉइंट है जो आपके प्योर बेंडिंग से रिलेटेड है ना। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाओ, देखो यहाँ W लग रहा है, यहाँ W लग रहा है, यहाँ W लग रहा है, यहाँ W लग रहा है। तो अगर आप इसके लिए अगर आप बनाते हो तो जो आपका डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, शेयर फोर्स डायग्राम। ये बना आपका शेयर फोर्स डायग्राम, क्योंकि देखो इधर वाला फोर्स ऊपर लगाएगा, फिर इधर वाला नीचे ले आया, है ना। इधर वाला ऊपर ले आया, इधर वाला नीचे ले आया, मतलब तो ये नीचे आ गया। ठीक है, ठीक है, ये नीचे आ गया, है ना। तो इधर कोई फोर्स नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। आप इसके लिए बेंडिंग मोमेंट बनाओगे तो कुछ बनेगा इस टाइप का। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पर प्योर बेंडिंग लगी हुई है, देखो स्ट्रेट लाइन है ना। तो BD इज द पोर्शन विच इज रिलेटेड टू द डायरेक्टली प्योर बेंडिंग। कैलकुलेट द टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर अ स्टेप्ड शाफ्ट विच इज सब्जेक्टेड टू द टॉर्क T एज शोन इन अ फिगर बिलो। देखो अब ये आप देख रहे हो, है ना, दिस इज वेरी अ गुड क्वेश्चन, टाइप ऑफ अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर टॉर्क T लग रहा है एंड दिस इज इन अ सीरीज। अगर ये सीरीज में है ये कनेक्शन, तो क्या होगा कि जो थीटा होगा इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट θ1 और इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट दोनों का इक्विवेलेंट होगा थीटा, और जो टॉर्क होगा वो T दोनों पे सेम होगा, है ना, दोनों पे सेम होगा टॉर्क। तो T1 बराबर T2 बराबर T। तो अब इसके लिए अगर थीटा लिखा जाए तो थीटा होता है TL/GJ। तो इसके लिए जाएगा T इंटू L1/G इंटू J1 प्लस इसके लिए जाएगा T इंटू L2/G इंटू J2, है ना। तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो J की वैल्यू हो जाएगी अगर इस पोर्शन के लिए लिखा जाए, है ना, ये L पहले तो स्पेसिफाई ने अच्छे से कसम से नहीं किया है बिल्कुल, है ना। ये फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन, है ना, और इन्होंने लेंथ को भी स्पेसिफाई नहीं किया है ना। तो पहले तो यार थोड़ा मिसप्रिंट ही है क्वेश्चन, तो आई थिंक ये 2L है, ये L है ऐसे मानो। ठीक है, इसकी डायमीटर D है और इसकी डायमीटर 2D है, समझ गए। अब J की वैल्यू क्या होती है, पाई की पाई बाई 32 D की पावर 4 है। तो L1 यहाँ पे क्या है, L है, तो यहाँ L लिख दिया, D है। यहाँ पे लिखोगे क्या, T इंटू 2L/G इंटू पाई बाई 32 2D की पावर 4। जब यहाँ से जब आप कंप्लीट थीटा निकालोगे, है ना, जब मैंने आपको पूरी वैल्यूज बता दी, अब यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे, समझ गए हो, तो आंसर आपका निकल के आएगा 36 TL, है ना,
36TL बाई जी पाई डी की पावर 4, तो यहाँ पे 36TL जी पाई डी की पावर 4, ये पूरा आंसर सॉल्व होकर निकल के आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। A cross-sectional bar of area 700 mm square is subjected to an axial load as shown in a figure below. What is the value of the stress in the section of RS? RS के लिए निकालो। ठीक है, RS के लिए निकाला। अगर आप RS के लिए निकालते हो तो आप इस पोर्शन को काट लो, हैं तो या तो आप RS के लेफ्ट का पोर्शन ले लो या राइट का, दोनों में फोर्स बराबर आएगा। तो RS में किस टाइप का फोर्स लग रहा है, 21 किलो न्यूटन इज अ कंप्रेसिव फोर्स इज वर्किंग ऑन RS, है ना। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो सिग्मा बराबर कितना फोर्स लग रहा है 21 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन जो इसका एरिया है वो कितना है 700 mm पर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आएगा 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 30 मेगा पास्कल। ईजी था ना, ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं SSC JEE में, बस आपको टफ बनाकर डराने की कोशिश करते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ द कॉलम इज रिड्यूस्ड बाई 30%, then what will be the change in the Euler buckling load? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अब आपको देखो, इसके लिए आपको पहले फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, है ना, कि जो बकलिंग लोड और डायमीटर में जो रिलेशन है वो क्या है। तो देखो रिलेशन होता है इक्विवेलेंट लोड बराबर या बकलिंग लोड बराबर पाई स्क्वायर EI अपॉन LE का स्क्वायर। ठीक है, और जो I होता है वो होता है आपका पाई बाई कॉलम के लिए पाई बाई 64 डी की पावर 4, है ना। तो जो PE है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डी की पावर 4 के। और अब आपको निकालना है चेंज इन, तो आगे डी की पावर 4 माइनस कितना परसेंट रिडक्शन हुआ है 30, तो बचा कितना 0.7 डी की पावर 4 अपॉन डी की पावर 4। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 75%। मार दो। What is the value of latent heat of vaporization at critical point? तो जो LH at vaporization point की वैल्यू होती है that is come out to the 0. What happens to the specific volume of water when it is heated at 0 डिग्री C? अगर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम देखना है हमें 0 डिग्री C से हम हीट करना चालू कर रहे हैं। अगर हम 0 डिग्री से हीट करना चालू कर रहे हैं तो क्या होता है, पहले क्या करता है, पहले डिक्रीज करता है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम कहाँ तक, एट 4 डिग्री C तक, उसके बाद इंक्रीज करता है। तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, है ना। अगर आप देखा जाए कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो एट 4 डिग्री C सबसे ज़्यादा होती है ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस? तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम लोग रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। मारो टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिलेटेड रिप्रेजेंट्स एज इम्पॉसिबल साइकिल? तो डेल की पावर Q dQ by T is greater than 0 is known as impossible, that is known as irreversible, and that is known as इक्विलिब्रियम कह लो, है ना, या कह लो जो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल कह लो, आप कुछ भी कह लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इनकरेक्ट फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इनमें से क्या इनकरेक्ट नहीं है? ds बराबर 0, dq बराबर 0, s इज द कांस्टेंट एंड q इज नॉट कांस्टेंट। q भी कांस्टेंट है, क्यों? q की वैल्यू तो 0 है क्योंकि प्रोसेस ही एडियाबैटिक है, समझ रहे हो। तो Q की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहने वाली, कितनी रहने वाली, 0 रहने वाली। तो Q इज नॉट कांस्टेंट इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फ्यूल इग्निशन यूज्ड इन डीजल इंजन? तो अगर फ्यूल इग्निशन की बात की जाए डीजल इंजन में तो क्या होता है, स्पार्क प्लग, ये तो पेट्रोल इंजन में होता है ना। ये मेथड पूछ रहा है, तो मेथड क्या है, हम लोग कंप्रेस्ड एयर को क्या करते हैं, दबाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि उसमें से अपने आप आग लग जाती है उस फ्यूल में। ठीक है, तो डी आंसर। हाउ सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल बी कंप्रेस्ड टू दैट द डीजल? मतलब देखो, जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल रहता है एज कंपेयर टू डीजल कितना कैसा होता है, हाइयर होता है। समझ रहे हो। देखो, अगर तुम डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल दोगे तो वो नहीं जलेगा, आपका डीजल इंजन खराब हो जाएगा, है ना। पर अगर आपने डीजल को डाल दिया पेट्रोल में तो
जलेगी गाड़ी, लेकिन वो भी खराब कर देगा, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा होता है और डीजल एक बहुत खराब फ्यूल है ना, बहुत गंदा चिपचिपा, है ना, बहुत ही गंदा फ्यूल होता है डीजल, बहुत अच्छा फ्यूल नहीं होता डीजल, है ना। आपने देखा होगा जितनी भी पेट्रोल गाड़ियाँ होंगी मस्त मक्खन की तरह चलती हैं, पर डीजल गाड़ियों की हालत खस्ता हो जाती है, उनके इंजन से अजीब ही स्मेल आने लगती है। आपने ट्रक देखे होंगे, अजीब ही रहते हैं, मतलब अजीब अंदर उनमें स्मेल आ रही होती है डीजल की, यही खासियत होती है ना। तो डीजल इंजन का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इसलिए कम रखा जाता है कि क्योंकि जब एयर में आग लगेगी फ्यूल इंजेक्ट करने में तभी तो मज़ा आएगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो डीजल जलेगा ही नहीं, इसलिए सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डीजल का ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सुपर चार्जिंग, इनमें से सुपर चार्जिंग के लिए क्या सही है? सप्लाइंग हायर डेंसिटी of air intake than the surrounding, providing forced cool air at intake, raising exhaust pressure and supply excess fuel of raising load। तो क्या करते हैं हम लोग, हाई डेंसिटी की एयर को, कंप्रेस्ड एयर को, एयर को, अपने सराउंडिंग की एयर को हम लोग इंजन के अंदर डालते हैं, दैट इज नोन एज सुपर चार्जिंग। ठीक है। विच टर्म बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल को इनमें से कौन सबसे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज किलो कैलोरी पर किलोग्राम। विच ऑफ द सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस, ह्यूमिड एयर, सॉइल, सैंड एंड वाटर एंड बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा विच इज नोन एज NaHCO3 इट इज नोन एज अ प्योर सब्सटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फॉर वर्क आउटपुट ऑफ एन आइडियल ऑटो साइकिल। तो आइडियल ऑटो साइकिल के वर्क आउटपुट के लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट दिया गया है ना? डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एडियाबैटिक इंडेक्स, डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो, इंक्रीज विद एन increase in pressure ratio, or both decrease with increase in adiabatic index and decrease with increase in compression index। अब सुनो, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस आर की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ पर क्या होगा, जब जब गामा डिक्रीज करेगा, है ना, तो हमारी जब जब ये गामा डिक्रीज करेगा हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, है ना। जब भी हमारा गामा डिक्रीज करेगा हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। जब भी हमारा कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करेगा, है ना, ये इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो भी हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। समझ गए हो? तो आंसर क्या होगा, है ना, कंप्रेशन रेशियो के इंक्रीज करने से एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है ना। बोथ डिक्रीज विद इंक्रीज इन एडियाबैटिक इंडेक्स एंड डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो। गलत है, सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सी आंसर आपका 141 का बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ रिवर्सिबल इंजन which operates between temperature range of 1200 and 600 Kelvin rejects 30% of heat to the sink comes under the classification of। तो देखो अब एफिशिएंसी निकाल लो, कितनी रहेगी, 1 माइनस TL/TH, इससे निकल आएगी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट या रिवर्सिबल इंजन की। तो 1 माइनस 600/1200 50%, और ये कितनी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 30% सिंक में जा रही है ना, मतलब 70% एफिशिएंसी बता रहा है ना। मतलब एक इंजन जो रिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, इट कांट बी पॉसिबल। कोई भी इंजन कार्नोट एफिशिएंसी से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। इट मीन्स नन ऑफ दीज इज द आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, इम्पॉसिबल हो जाएगा ये। Which relation clearly deficits the absolute thermodynamic temperature scale। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो Q1/Q2 बराबर T1/T2। ठीक है, डेल Q बाई टी बराबर जानते हो ना, 0 होता है रिवर्सिबल के लिए, तो Q1/T1 बराबर Q2/T2 से निकाल लो, वही चीज़ आ गई। एट ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इक्वल टू 0।
अगर ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर की बात की जाए और बोला जाए क्या चीज़ जीरो नहीं होती, तो एंट्रोपी आपकी जीरो नहीं हो, तो सॉरी एंथैल्पी आपकी कभी वहाँ पर जीरो नहीं होती। आपकी एंट्रोपी जीरो होती है, आपकी इंटरनल एनर्जी जीरो होती है ना, आपकी एंथैल्पी थोड़ी सी पॉजिटिव होती है। टेम्परेचर की वैल्यू आपकी 0.01 डिग्री सी या 273.16 केल्विन होती है। प्रेशर आपका होता है वहाँ पर 0.611 केल्विन पास्कल या 4.579 mm ऑफ Hg। ठीक है दोस्तों, चलिए। Why does the term quality indicate? What does the term quality indicate? जो क्वालिटी टर्म है वो क्या बताता है? मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड वेपर मिक्सचर, मास फ्रैक्शन ऑफ वेपर इन लिक्विड वेपर मिक्सचर, both mass fraction of liquid in a liquid vapor mixture and mass fraction of vapor in a liquid vapor mixture or none of these। तो ये बताता है क्वालिटी, मतलब x लिख लो, ये बताता है mb अपॉन mb प्लस mb। ठीक है, मतलब क्या बता रहा है, वाटर वेपर लिक्विड वेपर मिक्सचर में कितनी है, ये वो चीज़ बताता है। आगे ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा होने वाला है कसम से। A gas is compressed frictionless from the initial state by mq, कितना है इनिशियल by mq है एंड 1 मेगा पास्कल, और फाइनल स्टेट क्या है 0.2 mq एंड 1 मेगा पास्कल। ठीक है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 40 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम गैस एंड ड्रॉप्स ऑफ 20 किलो जूल ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ, देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। उसने क्या बोला है, हमारी 40 किलो हीट ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम द गैस, मतलब हमारे से बाहर निकली है, तो हमें लॉस हुआ है, तो आएगा -40। इंटरनल एनर्जी 20 गिर गई तो -20, और जो प्रेशर की बात हो रही है वो हो जाएगा कितना 1, मतलब 1 मेगा पास्कल की बात हो रही है ना, तो 10⁻6 इंटू न्यूटन पर एम स्क्वायर बदलोगे ना, y माइनस 0.2, इधर से निकालो y बराबर 0.22 मीटर, क्यों आंसर आएगा। ठीक है, चलिए। What is the drop in enthalpy for steam vessel which is perfectly insulated and does not work has an exit velocity of steam at 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो कह रहा है कि एंथैल्पी में क्या ड्रॉप आएगा विच इज परफेक्टली इंसुलेटेड एंड डज नॉट वर्क हैज एट एग्जिट वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एट 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए लगती है आपकी स्टडी फ्लो एनर्जी, है ना, स्टडी फ्लो एनर्जी लगती है, तो वो क्या होती है आपकी, है ना, H प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस GZ प्लस Q, इस टाइप करके होती है पूरी। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं गया, क्योंकि हमें Q नहीं दिया गया, पहली चीज़ है ना, हमें W नहीं दिया गया, हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं दी गई, तो ये टर्म्स कुछ नहीं आएंगे। तो आएगा H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2000 बराबर H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2000। बोला है कि एग्जिट वेलोसिटी दी गई, ये नहीं दी गई, तो इसको जीरो मान लो। तो क्या आ जाएगा ड्रॉप, H1 माइनस H2 बराबर V2 स्क्वायर अपॉन 2000। इस चीज़ को सॉल्व करो तो आंसर आएगा आपका 40 का स्क्वायर अपॉन 2000, है ना, उसके बाद सॉल्व करोगे तो 0.8 आ जाएगा। 2 Carnot engine are connected in a series working temperature as 2000 Kelvin and 200 Kelvin। तो एफिशिएंसी ऑफ द फर्स्ट कार्नोट इंजन पूछ रहा है, तो एफिशिएंसी ऑफ क्या पूछ रहा है, फर्स्ट कार्नोट इंजन। तो फर्स्ट कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कुछ नहीं होगी, एफिशिएंसी विल नॉट बी चेंज्ड, एफिशिएंसी वही रहने वाली है। तो एफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस 200 अपॉन 2000, 10 बार गया 0.1, 0.9 इज आंसर, है ना, 9 इंटू 100 90% इज एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें। वॉट इज द रीजन इन द पीवी डायग्राम गिवन बिलो इज कॉल्ड। ठीक है, अब जो रीजन 3 है उसको क्या कहते हैं, रीजन 3 को कहते हैं सुपर हीटेड रीजन। ठीक है, रीजन 2 को क्या कहते हैं, आपके रीजन 2 को कहते हैं वेट रीजन, है ना, इसको कहते हैं सुपर कूल्ड या लिक्विड, सुपर लिक्विड रीजन कहते हैं या कूल्ड रीजन कहते हैं।
ठीक है, तो 149 भी आपको कंफर्म हो गया। यस देखो, और ये जो लाइन है दैट इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर, एंड दिस लाइन इज नोन एज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ठीक है, 150 में आओ, विच फार्मूला इज करेक्ट फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है P बराबर गामा के ओवर सी। इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा डी पी वी की पावर गामा प्लस गामा वी गामा माइनस 1 इंटू डी वी इंटू पी बराबर 0। इसको जब सॉल्व करोगे डी पी वाई डी वी निकालोगे तो आएगा माइनस गामा वर इंटू पी वाई बी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 151 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डैश सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस गिव्स मैक्सिमम हार्डनेस टू द सरफेस। इनमें से कौन सी सरफेस हार्डनेस प्रोसेस सबसे ज़्यादा हार्डनेस देती है? पैक हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, तो आंसर है आपका नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग है ना, कहाँ पे किया जाता है? फेराइटिक रीजन में ये ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, और ये जितने भी ऑपरेशन होती है लो कार्बन स्टील के ऊपर किए जाते हैं, जिनसे जो उनकी ऊपर की सरफेस है वो हार्ड हो सके। और जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर होता है अराउंड 500 to 600 डिग्री सी फॉर दिस प्रोसेस, एंड नाइट्रोजन गैस का यूज इसमें किया जाता है नाइट्राइडिंग के लिए। ठीक है, और एक और चीज़ बताता हूँ, तो और जिसमें जो हार्डनेस मिलती है वो मिलती है हमें RC65, ये कोड है इसकी। चलिए 152 की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज नॉट अ सिरेमिक मटेरियल, ग्लास, बेकेलाइट, क्ले और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनमें से कौन सा सिरेमिक मटेरियल नहीं है? तो देखिए ये दोनों जो है ना, ये आपकी नेचुरल सिरेमिक है और ये आपकी आर्टिफिशियल। और जो बेकेलाइट है दैट इज प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 153 टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रूफ स्ट्रेस रिलेटेड। इनमें से कौन सी चीज़ प्रूफ स्ट्रेस से जुड़ी हुई है ना, प्रूफ स्ट्रेस से रिलेट करती है? तो जो आपका इलोंगेशन होता है वो प्रूफ स्ट्रेस से होता है। अब क्या बताता है प्रूफ स्ट्रेस, है ना? क्या होता है आपका प्रूफ रेजिलेंस? अब सुनिए, देखिए मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल, है ना, दैट इज नोन एज प्रूफ रेजिलेंस। ठीक है, व्हेन बॉडी इज स्ट्रेस टू इलास्टिक लिमिट, है ना, अगर इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी उसने स्टोर करके रखी है उस लेवल पे लगने वाला जो स्ट्रेस होता है दैट इज नोन एज प्रूफ स्ट्रेस। तो रिलेटेड किससे हुआ? इलोंगेशन से। मैकेनिकल सील्स आर यूज्ड, मैकेनिकल सील्स का यूज क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट वाइब्रेशन, टू प्रिवेंट लीकेज, टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, है ना, टू बैलेंस द इक्विपमेंट्स। तो आंसर है आपका टू प्रिवेंट लीकेज। लीकेज को रोकने के लिए आपका यूज किया जाता है मैकेनिकल सील्स का। चलिए 154 नंबर क्वेश्चन हुआ। 155 नॉइज लेवल इन द केस ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज। तो जो नॉइज लेवल होता है वो एयरक्राफ्ट में कितना होता है? ठीक है, तो जो क्या होता है हमेशा इन द केस ऑफ एयरक्राफ्ट जो नॉइज लेवल होता है ऑलवेज, ये गलत है सॉरी, मोर देन 100 dB, हमेशा 100 dB से ज़्यादा होता है। dB का फुल फॉर्म क्या होता है? dB का फुल फॉर्म होता है डेसीबिल। क्या होता है? डेसीबिल, है ना। इट इज़ द यूनिट ऑफ लिस्निंग और हियरिंग ऑफ ह्यूमन। और ह्यूमन जो होते हैं वो लोग अगर 120 dB के ऊपर की आवाज़ सुने तो बहुत डेंजरस होता है। इसलिए हेलीकॉप्टर या अगर हवाई जहाज़ के अगर बगल में खड़े जब हेलीकॉप्टर हवाई जहाज स्टार्ट होता है ना तो आप उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, बहुत ज़्यादा आपके कान फटने लगेंगे, इतनी तेज आवाज़ होती है। आगे बढ़ते हैं, 156 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टूल लाइफ ऑफ अ टूल इज सेड टू बी ओवर इफ। द टूल लाइफ ऑफ अ टूल इज सेड टू बी ओवर, मतलब कब उसकी लाइफ ओवर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? इफ द टूल हैज़ फेल्ड एंड पुअर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन, मतलब अगर हमारा टूल टूट जाए और जो सरफेस फिनिश मिल रही हो बहुत ही खराब मिल रही हो। सडन इंक्रीज इन पावर एंड कटिंग फोर्सेस टेक्स प्लेस एंड चैटर अपीयर्स इन मशीनिंग, मतलब एकदम से पावर बढ़ जाए, कटिंग फोर्सेस बढ़ जाए और वाइब्रेशन होने लगे, है ना, चट 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 की आवाज़ आने लगे।
ओवर हीटिंग एंड फ्यूमिंग ड्यू टू द फ्रिक्शन अकर्स इन एडिशन टू द डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी। मतलब गर्म होने लगे टूल, पिघलने लगे, अपनी डायमेंशंस को बदलने लगे, दैट ऑल आर द ऑप्शन सेट टू बी द टूल लाइफ इज ओवर। तो डी इज करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ग्रेफाइट माउल्ड्स आर जनरली यूज्ड फॉर कंटिन्यूस कास्टिंग। ग्रेफाइट माउल्ड का जनरली यूज कंटिन्यूस कास्टिंग के लिए यूज होता है। बिकॉज रीजन क्या है कंटिन्यूस कास्टिंग में ग्रेफाइट का यूज होने का? तो उसका रीजन क्या है? द मेटल वेट द माउल्ड स्लाइटली, गलत। ओवर अ स्मॉल फिल्म ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज रिक्वायर्ड, गलत। दे आर सेल्फ लुब्रिकेटिंग, बिल्कुल सही। जो ग्रेफाइट होता है दैट इज वर्क एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट, वो खुद एक लुब्रिकेंट है। उसके अंदर का जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं वो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है ना, खुद सरफेस को स्मूथ बनाते हैं। इसलिए हम लोग कंटिन्यूस कास्टिंग में ग्रेफाइट मोल्ड का यूज करते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सिरेमिक टूल्स आर फिक्स्ड टू टूल बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। जो सिरेमिक टूल्स होता है उनको किस प्रोसेस से मतलब ट्रीट किया जाता है, फिक्स किया जाता है? सोल्डरिंग, ब्रेसिंग, बेल्डिंग और क्लैंपिंग। तो दैट इज ब्रेजिंग, ठीक है। ब्रेजिंग मतलब हमें ब्रेस करना पड़ता है ना। और ब्रेज में क्या होता है? जो सिरेमिक मटेरियल होता है, जो हम लोग क्या करते हैं स्टील में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं मतलब हम लोग क्या उसके देखो सिरेमिक में जो टूल्स होते हैं ना वो थोड़े से ऐसे टिपदार बनाते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ा अलॉयज मतलब ब्रेज अलॉयज होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ये उनको फिक्स या मजबूत करने में मदद करता है। जो ब्रेज अलॉयज होते हैं हम उनको उसमें ऐड कर देते हैं। गियर टूथ वर्नियर इज यूज्ड। गियर टूथ वर्नियर का यूज है ना कहाँ पे किया जाता है ना? टू मेजर द एडेंडम, टू मेजर द एडेंडम एंड एडेंडम, टू मेजर द सर्कुलर पिच, टू मेजर द पिच लाइन थिकनेस ऑफ बोथ, है ना। टू मेजर द पिच लाइन थिकनेस ऑफ बोथ। जो देखो जो गियर टूथ बर्नियर होता है उसमें दो मतलब बर्नियर स्केल होती हैं, है ना। और दे आर सेट फॉर द विड्थ ऑफ द टूथ एंड डेप्थ ऑफ द टॉप, ठीक है। डेप्थ फ्रॉम द टॉप मतलब ऊपर से टॉप डेप्थ लेने के लिए, और टूल की विड्थ मतलब जो टूथ है उसकी विड्थ लेने के लिए, ठीक है। और ये क्या क्या मेजर करता है? इट मेजर टूथ थिकनेस एट पिच लाइन एंड इट कैन ऑल्सो मेजर एडेंडम डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉर्ड। इसे लिखा है टू मेजर द पिच लाइन थिकनेस ऑफ बोथ, है ना। आगे बढ़ता है। विच ऑफ द इक्वेशन फॉलोइंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ बॉयलर। देखो तो बॉयलर के लिए इनमें से कौन सी इक्वेशन सही होगी? देखो बॉयलर में क्या वेलोसिटी होती है? नहीं होती ना, बॉयलर तो नहीं भाग रहा होता है ना, बॉयलर तो एक ही जगह पर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी वाला टर्म आएगा ही नहीं। तो ये जितने वेलोसिटी वाले टर्म है इनको कैंसिल कर दो, है ना। ये हट गया, बचा कौन सा? ये बचा और ये बचा। तो क्या बॉयलर वर्क करता है क्या? कोई मशीन थोड़ी है, कोई मैकेनिकल टरबाइन थोड़ी है या कंप्रेसर थोड़ी है जो वर्क करेगा या वर्क लेगा। तो वर्क का टर्म भी नहीं आना चाहिए। तो क्या बचा? Q बराबर H2 माइनस H1। दिस इज द राइट आंसर। तो आंसर इज बी। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फ्यूल आर। तो जो फ्यूल के जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो आपको हमेशा याद रखना है कार्बन और हाइड्रोजन का ही फ्यूल बनता है, चाहे फिर वो किसी भी टाइप का फ्यूल हो, जनरली इसी का होता है। द जनरल गैस इक्वेशन इज गिवन एज। तो जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है ना, क्या होती है आप लोग बताएंगे? जनरल गैस इक्वेशन होती है आपकी PV बराबर MRT, PV बराबर MRT। लेकिन ये चारों ही ऑप्शन गलत दिए हैं, इसको करेक्ट कर लीजिए। T की जगह ये V है, PV बराबर MRT। यहाँ पर जो P होता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर, V स्पेसिफिक वॉल्यूम, M मास ऑफ द गैस, R गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ठीक है। P बराबर MRT, सही आंसर C हो गया। मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू, जो मोलर वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 22.41 मीटर क्यूब एट NTP, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉमिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इंटरनल कंबशन इंजन वर्क्स ऑन। जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ और नन ऑफ दीज। तो ये फर्स्ट लॉ पे वर्क करते हैं, ठीक है।
मतलब एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन अनदर फॉर्म टू अनदर, मतलब वर्क को हीट में और हीट को वर्क में हम लोग चेंज कर रहे हैं, नथिंग एल्स। द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स हेल्प्स टू डिराइव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिस्पेक्टिवली, मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिलती हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, प्रेशर एंड एंट्रोपी एंड टेम्परेचर एंड एंथैल्पी। तो हमें क्या क्या मिलता है अगर हम पहले लॉ के अकॉर्डिंग जाते हैं, ठीक है, पहले लॉ के अकॉर्डिंग जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरे अकॉर्डिंग पे जाते हैं तो हमें मिलती है एंट्रोपी, ठीक है, सेकंड लॉ हमें एंट्रोपी के बारे में बताता है। तो एंट्रोपी के दो ही टर्म थे और पहले लॉ में तो वर्क और हीट की बात हो तो टेम्परेचर से ही हो, तो V 165 का आंसर हो जाएगा B। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज आइसोपिस्टिक, हाइपरबोलिक, पॉलियोट्रैपिक और आइसोमेट्रिक। तो आपको याद रखना है जो आइसोमेट्रिक प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्या होता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीम एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फॉर टू डायमेंशनल फ्लो फील्ड गिवन बाय u बराबर 2x और v बराबर -2y। तो इन्होंने पूछा है साई की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, साई की वैल्यू बताओ और फाई की वैल्यू बताओ, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका -d∅/dx की वैल्यू किसके बराबर होती है, u के बराबर होती है, और -d∅/dy की वैल्यू किसके बराबर होती है, v के बराबर होती है। अब आप यहाँ से फाई को निकालो, है ना, जब यहाँ से फाई को यहाँ पे u बराबर क्या दिया है, 2x दिया हुआ है, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा फाई बराबर -x², और जब आपने x के उसमें आपने इसको मतलब आपने इसको इंटीग्रेट किया है तो एक फंक्शन ऑफ x और आएगा कि नहीं आएगा। फिर आप सेम चीज़ और कीजिए, आप -d∅/dy को v की वैल्यू क्या दी है, -2y, है ना, इसके अकॉर्डिंग उसको इंटीग्रेट करो तो यहाँ से भी एक और फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ से फंक्शन ऑफ y आ जाएगा। फंक्शन ऑफ y आ जाएगा, ठीक है, फंक्शन ऑफ y आ गया और फाई आ गया इधर से आपका y आ गया। आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, चलिए छोड़िए, ऐसे मत करिए, ऐसे करने जाओगे तो आप तो परेशान हो जाओगे, है ना। ये हटाओ, ये वाला प्रोसेस हटाओ, इसको करने में तो आपको गेट के हिसाब से थोड़ी कर रहे हो, आप ऑप्शंस के थ्रू जाओ, हटाओ, आप ऑप्शंस के थ्रू जाओ, इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो परेशान हो जाओगे, पेपर नहीं कर पाओगे, पेपर और छूट जाएगा आपका, ठीक है। क्या करो, है ना, अब हमें पता है कि -d∅/dx किसके 2x के बराबर है और -d∅/dy किसके बराबर है, v के बराबर है, मतलब -2y के बराबर है। तो इन सबको d∅/dx निकालो, इसका d∅/dx निकालो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, है ना, इसका निकालोगे 2x आ जाएगा, इसका निकालोगे 2y आ जाएगा, इसका निकालने जाओगे तो 2xy²। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, देखो यहीं से आपको करेक्टली मिल जाना चाहिए आपका जो आंसर है। लेकिन अगर इनके हिसाब से देखा जाए, तो मुझे तो लगता है एक भी पोटेंशियल आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि -d∅/dx -2x के बराबर है। तो जो फाई आएगा यहाँ पर, यहाँ से भी 2x आ रहा है, यहाँ से भी 2x आ रहा है, यहाँ से भी 2x आ रहा है, और यहाँ से आ रहा है 2xy²। तो यहाँ पे माइनस किसी में नहीं आ रहा, तो मतलब ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है ना। बस क्या होना पड़ेगा, फाई के लिए आपको -x² +y², इस तरीके का टर्म हो सकता है, ठीक है, एक तरीका हो सकता है, इस तरीके का टर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये चारों के चारों ही ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं, है ना, ठीक है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस ऑफ ओविंग वॉन्डरवॉल वॉल्स इक्वेशन P + A/B² B - V RT डिपेंड्स ऑन इट। देखिए ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, ये पूछा गया है ना, आपसे पूछा गया ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। तो अगर इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है ना, तो ये आपकी ये इक्वेशन जो है ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। और किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, स्पेसिफिक वॉल्यूम पर भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये आइडियल इक्वेशन नहीं है ना।
आइडियल होती तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती, पर ये वॉन डेर वाल इक्वेशन है तो ये टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम दोनों पे ही डिपेंड करेगी। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, एंट्रोपी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाट आर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम इज एन एक्सटेंसिव। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, ये जिनकी वैल्यूज मास के ऊपर वेरी करती है। तो एंट्रोपी देखो, अगर 4 बलून है तो कम रैंडमनेस देंगे, 400 बलून है तो ज़्यादा रैंडमनेस देंगे, एंट्रोपी बढ़ाएंगे, तो मतलब मास पे डिपेंड एंट्रोपी कर रही है। विस्कोसिटी आपकी नहीं करती है, तो बी वाले ऑप्शन सारे काट दो, तीनों कट गए, आंसर बचा ए। इन कूलिंग टावर वॉट इज कूल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, है ना, वाटर इज कूल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, फ्यूजन, है ना, इवेपोरेशन और सब्लिमेशन। तो बाय द इवेपोरेशन, कूलिंग वाटर इज कूल्ड बाय द इवेपोरेशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या आता है, अब सुनिए, कूलिंग टावर यूज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टू रिमूव द हीट एंड कूल द वर्किंग फ्लूइड टू नियर द वेट बल्ब एयर टेम्परेचर। मतलब इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम इसे ठंडा करते हैं और उसको कम से कम वेट बल्ब टेम्परेचर तक ले जाते हैं, है ना, वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा ठंडा हो सके, ठीक है। चलिए ऊपर बफल्स भी लगे रहते हैं, है ना, ऐसे बफल्स भी लगे रहते हैं जो पानी, जो इवेपोरेशन में क्या होता है, पानी के साथ जो एयर जा रही होती है वो बफल से टकराती है तो एयर निकल जाती है, पानी वापस वहीं वापस आ जाता है, तो पानी की हमारा सेव भी हो जाता है। वाइल स्टार्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप डिलीवरी वाल्व इज केप्ट ओपन, डिलीवरी वाल्व इज केप्ट क्लोज्ड, इनलेट वाल्व इज केप्ट क्लोज्ड एंड डिलीवरी वाल्व इज ओपन स्लाइडली। तो हम लोग क्लोज रखते हैं, हम लोग अपने डिलीवरी वाल्व को क्लोज रखते हैं और सक्शन वाल्व को ओपन करते हैं, तो बी आंसर। In the centrifugal pump, maximum efficiency is obtained when the blades are। तो अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात हो रही हो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलती है, तो हमें हमेशा बेंट बैकवर्ड ब्लेड से मिलती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, वन डायमेंशनल फ्लो इज वन इन्वॉल्विंग जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फ्लो इन यूनिफॉर्म फ्लो, इन स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो और नन ऑफ दीज। तो याद रखिए 1D फ्लो का मतलब है कि अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, इसका कोई कंपोनेंट ना तो y डायरेक्शन में हो ना तो z डायरेक्शन में हो, तो इसलिए का इन्वॉल्विंग जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो, ए आंसर। द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इज, ठीक है, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितनी होती है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है आपकी एरिया अपॉन पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन का b इंटू डी और पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू वी प्लस डी, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ये गलत आंसर दिया हुआ है, ये आपका आंसर सही है, बी डी अपॉन 2d प्लस बी। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द वाटर एट रेस्ट इन और इन मोशन इज कॉल्ड। देखो अगर हमारा वाटर रेस्ट पे है और मोशन कर रहा है, तो अगर बात फ्लूइड की हो रही है तो हम लोग हमेशा फ्लूइड मैकेनिक्स ही को देखेंगे। प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट इज गिवन बाय द रिलेशन, तो जो प्रेशर दिया जाता है P बराबर 4 सिग्मा बाई डी। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन एन ओपन चैनल फॉर लैमिनार फ्लो कैन बी अज्यूम्ड एज, ठीक है। तो बोला वर्टिकल डिस्टर्बेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन वन ओपन चैनल फॉर लैमिनार फ्लो किस तरीके की मानी जाती है, किस तरीके की मानी जाती है, तो वो मानी जाती है ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप, नहीं, ऑफर रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप, नहीं, यहाँ पे नो था और यहाँ पे नहीं, ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन, बिल्कुल सही जवाब सी। अ मैनोमीटर इज यूज टू मेजर, मैनोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन चैनल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इन पाइप्स एंड नन ऑफ दीज। तो मैनोमीटर का जो यूज किया जाता है वो प्रेशर इन पाइप्स को मेजर करने के लिए किया जाता है ना। बहुत टाइप के मैनोमीटर होते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस भी होते हैं, बोर्डन गेजेस वगैरह होते हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ माउथ पीस एज कंपेयर टू द डायामीटर इज, तो जो लेंथ और डायामीटर के बीच में
है ना, 2 से 3 टाइम्स का अंतर था। माउथ पीस जानते हो, माउथ ऑर्गन आता है, तुड़ ऐसा करके बजाते हैं, सॉरी। द लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, तो देखिए जो लोअर अगर क्रिटिकल नंबर की बात हो रही हो और वो नंबर जिसके नीचे फ्लो हमारा लैमिनार होता है फॉर द पाइप्स, देखो पाइप्स की बात करोगे तो लोअर हो जाएगा 2000, है ना, और अगर आप रेक्टेंगुलर प्लेट की बात करोगे वो हो जाएगा 5 × 10⁵, पर यहाँ पर बताया नहीं तो ऑप्शन भी उसी हिसाब से दे दिया है ना, तो 2000 इज द आंसर। इफ अ थिन प्लेट इज हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो, मतलब अगर हमने किसी थिन प्लेट को नॉर्मल टू द फ्लो लगाया तो जो विस्कस ड्रैग है, विस्कस ड्रैग कैसा होगा, विस्कस ड्रैग क्या होता है, देखो आपकी एक प्लेट पे तो एक आपका फोर्स डायरेक्ट लग रहा होता है इस तरीके से, और एक फोर्स लग रहा होता है जो उस प्लेट को टच करते हुए जा रहा है। तो अगर नॉर्मल है तो टच करते हुए तो ऊपर की साइड को जाएगा ही नहीं, जीरो कंपोनेंट ऑन ट्रांसफर डायरेक्शन होगा, तो जीरो आ जाएगा। द क्रॉस सेक्शन ऑफ, है ना, किपोलेटिव बियर एंड नोचेस अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये कुछ कुछ याद रख लो, क्वेश्चंस की थ्रू याद रख सकते हो। जो किपोलेटिव बियर होता है वो आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की तरह होता है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का होता है उसका क्रॉस सेक्शन। When there is no air left below the nappy, it is known as, है ना, अगर no air left है ना below the nappy is called adhering nappy, है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रेशर है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो गया है, ठीक है, ये रहा। इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन, है ना, अगर आप रिएक्शन टरबाइन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो आपका जो प्रेशर P1 है, इनलेट प्रेशर, वो ज़्यादा होता है आपके एग्जिट प्रेशर से, P1 > P2। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील इज अबाउट, है ना, तो जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है पेल्टन व्हील की वो करीब 0.85 के अराउंड होती है। इफ अल्फा इज द रैक एंगल ऑफ द कटिंग टूल, phi is the shear angle, v is the cutting velocity, then the velocity of the chip sliding along the shear plane, है ना, तो इनमें से कौन सी हो जाएगी, इसने ये पूछा, तो आपकी हो जाएगी, देखिए ये वाली चीज़ भी मैं आपको बहुत अच्छे से कंफर्म कर देता हूँ, है ना। इसने किस चीज़ के लिए पूछा, वेलोसिटी ऑफ चिप, वेलोसिटी ऑफ चिप स्लाइडिंग, तो इसके लिए थोड़ा सा क्या होगा ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता है ना। तो देखिए इसके लिए पूरी एक आपकी कहा जाए तो एक पूरी एक लाइन है A to Z वैसे ही लिखी जाती है, ठीक है, VC अपॉन कॉस, सॉरी VS मतलब शेयर प्लेन वेलोसिटी अपॉन कॉस अल्फा बराबर VC अपॉन साइन फाई, है ना, तो उसके बाद आता है V अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा। तो हमें क्या निकालना है, हमें V के टर्म में निकालना, ना कि VS के, तो ये वाला टर्म हटाओ, तो VC बराबर क्या जाएगा, V साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा। तो इसका मतलब क्या निकला, आप समझ रहे हो, चारों के चारों ऑप्शन गलत है, यहाँ साइन फाई होगा, समझ रहे हो, साइन फाई होगा, चारों के चार ऑप्शन गलत है। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फोर्स्ड वर्टेक्स, इनमें से फोर्स्ड वर्टेक्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। Turns in an opposite direction to the free vortex, always occurs in conjunction with free vortex, has the linear velocity directly proportional to the radius, or has the linear velocity inversely proportional to the radius। तो फोर्स वर्टेक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर R ओमेगा, तो जो V होता है वो प्रोपोर्शनल टू R होता है। पर अगर फ्री की बात की जाए तो ये होता है VR बराबर कांस्टेंट, तो V जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फ्री के लिए है, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फोर्स के लिए है, हो गया। वाई इज मल्टी स्टेजिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए मल्टी स्टेजिंग का यूज क्यों किया जाता है, फॉर हाई फ्लो रेट, है ना, फॉर हाई हेड, फॉर हाई स्पीड और फॉर हाई एफिशिएंसी। तो डी आंसर गलत लगा हुआ है, फॉर हाई हेड के लिए गया। ऑब्वियस बात है कि अगर एक के ऊपर एक लगा रहे हो तो ऊपर तक पहुंचाने के लिए कर रहे हो, एफिशिएंसी का क्या लेना देना उससे।
द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन टरबाइन इज 70%, मैकेनिकल इज 85%। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी वो पूछ रहा है कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आपकी कितनी होगी। तो आपको याद रखना है जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो होती है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इंटू मैकेनिकल एफिशिएंसी, मतलब 0.7 बराबर 0.85 इंटू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 0.824। ठीक है दोस्तों, कहाँ गए, यहाँ गए 190। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर टर्बाइन डज नॉट रिक्वायर अ ड्राफ्ट ट्यूब। तो पेल्टन व्हील टर्बाइन को ड्राफ्ट ट्यूब नहीं चाहिए होती है। तो आप याद रखें जितनी भी रिएक्शन और एक्सियल टर्बाइंस होती हैं, रिएक्शन और एक्सियल टर्बाइन होती है उनको ड्राफ्ट ट्यूब की जरूरत होती है, पर पेल्टन व्हील एक इम्पल्स टर्बाइन है, उसको किसी तरीके की जरूरत नहीं है। ठीक है। वाई फिनोमेना विल अकर when the valve at discharge end of the point connected to the reservoir is suddenly closed, है ना। तो वो कह रहा है कि कौन से फिनोमेना के कारण जो वॉल्व एट द डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज पे वॉल्व लगा है एंड ऑफ द पाइप कनेक्टेड टू द रिजर्वायर सडनली क्लोज, बंद करना पड़ता है एकदम से, है ना। अगर सडनली उसे क्लोज कर दिया जाए वॉल्व को तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम हो सकती है वाटर हैमरिंग, है ना। तो क्या होता है व्हेन अ फ्लूइड इज फ्लोइंग इन अ पाइप एंड वॉल्व इज ओपन कंप्लीटली, मतलब अगर आपका पानी जो वॉल्व है पूरा खुला है, पानी बह रहा है ना। इफ यू वांट टू क्लोज द सडनली, है ना, अगर आपको जल्दी से बंद करना है तो क्या होगा, हाई प्रेशर वेव डेवलप हो जाती है। ठीक है, दैट इज वो क्या करती है, वो जाके झटके देती है पाइप में, तो इससे क्या हो सकता है, पाइप बस्ट हो सकता है। वाटर हैमर इफेक्ट बोलते हैं इसको। The pressure drop for a relatively low Reynolds number flow in a 600 mm 30 meter long pipeline, pressure है 70 kPa। What is the wall shear stress? तो wall stress का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर माइनस R/2 डेल पी अपॉन डेल एक्स। तो टाउ बराबर, है ना, आपकी क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, आपको ये भी देखना है। तो प्रेशर दिया है 70 इंटू 10⁻3, है ना, और डेल पी अपॉन डेल एक्स दिया है आपका 30, और आपका दिया है आर दिया है आपका रेड, यहाँ पे ये दे दिए 300, तो 600 दे दिए, तो इसको निकाल लेंगे 300, रेडियस आ गई 310⁻³ निकालोगे -30, 350 पास्कल आ जाएगा। यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स व्हेन द फ्लो इज स्टडी, द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, size and shape of the cross section in a particular length remain constant, size and cross section change uniformly along the length। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, तो यूनिफॉर्म फ्लो इज दैट टाइप ऑफ अ फ्लो इन विच द वेलोसिटी in which the velocity at any time does not change with respect to the shape, है ना, शेप से चेंज नहीं होगी, है ना, और लेंथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट, है ना। तो सी आंसर। द जनरल एनर्जी इक्वेशन होल्ड्स फॉर, तो जो जनरल इक्वेशन एनर्जी होती है वो स्टडी फ्लो के लिए होती है। टू पाइप सिस्टम कैन बी सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर सेम। अगर हमें इक्विवेलेंट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके जो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं और जो उसका डिस्चार्ज है या क्यू है, जो फ्लो है, उसको सेम मतलब इक्वल रखना पड़ेगा। दोनों इक्वल हो जाएंगे, पाइप्स इक्विवेलेंट हो जाएगा। 196 वाटर बाय इवेपोरेटिक कूलिंग कैन बी थर्टिकली कूल डाउन टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एयर्स वेट बल्ब टेम्परेचर, एयर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, इवेपोरेटिव कूलिंग की बात हो रही है। तो एयर वेपोरेटिव कूलिंग में ये जो होता है एयर वेट बल्ब टेम्परेचर तक होता है, ना कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो गलत है ये। एनी चेंज इन लोड इज एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑन टरबाइन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अगर हमने लोड को चेंज कर रहे हैं तो हमें किस चीज़ को और चेंज करना पड़ेगा, हमें फ्लो को चेंज करना पड़ेगा। नेट हेड नहीं, लोड ब्लूस नहीं, फ्लो और इसके बीच में ही गवर्नर काम करता है। अगर फ्लो ज़्यादा चाहिए, है ना, तो कब चाहिए होगा, जब लोड ज़्यादा होगा। तो लोड ज़्यादा मांग रहा है तो फ्लो ज़्यादा दे दो, लोड कम चाहिए तो फ्लो कम कर लो। द टरबाइन पंप इज बेसिकली अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इक्विप्ड विथ एडिशनल विथ, है ना।
तो जो टरबाइन पंप होता है ना, तो उनमें क्या लगाया जाता है, एडजस्टेबल ब्लेड, बैकवर्ड कर्व ब्लेड, वेन डिफ्यूजन केसिंग और इनलेट गाइड ब्लेड। तो वेन डिफ्यूजन केसिंग लगाई जाती है। अब पेल्टन व्हील, इम्पल्स टरबाइन, रेडियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन, इनवर्ड फ्लो इम्पल्स टरबाइन, आउटवर्ड फ्लो इम्पल्स टरबाइन। तो जो पेल्टन व्हील होती है वो एक इम्पल्स टरबाइन होती है। गाइड एंगल एज पर द एरोफॉइल थ्योरी ऑफ कापलान टरबाइन, ब्लेड डिजाइन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन। तो जो ब्लेड डिजाइन होती है वो कौन से एंगल के बीच में डिजाइन की जाती है, वो लिफ्ट एंड रिजल्टेंट फोर्स, ड्रैग एंड रिजल्टेंट फोर्स, लिफ्ट एंड टेंजेंशियल फोर्स और लिफ्ट एंड ड्रैग। तो वो लिफ्ट एंड टेंजेंशियल फोर्स के बीच में डिजाइन की जा सकती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये क्वेश्चंस मैंने आपको 100 क्वेश्चंस कराए 2018 के सेट 1 के। अच्छे लगे तो अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल पर ठोक के जाइएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल सिद्धार्थ पाठ।